Hello everyone, and today we are going to solve 15 questions on social issues and schemes. तो एक एक करके एक एक क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। एंड में जितने आपके मार्क्स आए हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं और भी स्कीम्स के ऊपर सेशंस हम ले तो प्लीज मार्क्स लिखना और साथ में स्कीम्स भी लिख देना कमेंट सेक्शन में। तो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल है, ये चेक करते हैं, पहले थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, फिर स्लाइटली डिफिकल्ट पूछते हैं। विल रेज द लेवल एज वेल। प्लीज पॉज द स्क्रीन। अच्छा, तरीका ये है, स्क्रीन को पॉज करें, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करें और फिर नेक्स्ट स्लाइड में जब मैं बताऊंगा तो अपने मार्क्स लिख दीजिए। तो क्वेश्चन इज अबाउट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। दो स्टेटमेंट दी गई है, आपने इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये बताना है आपने। तो सही जवाब है सिर्फ पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स enables digital storage and transfer of academic credits earned by students from higher education institutions। ठीक है, ये यहां तक ठीक है। क्रेडिट स्कोर्ड इन एकेडमिक बैंक कैन बी डिपॉजिटेड बाय एनी प्राइवेट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफरिंग सर्टिफाइड कोर्सेज। तो प्राइवेट लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए ये पर्टिकुलरली अवेलेबल नहीं है अनलेस it is an institution that is recognized institution, that is authorized institution। तो प्राइवेट एडटेक प्लेटफॉर्म्स हो गया है ना, आजकल ऑनलाइन जो भी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, क्या वो भी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में ऐड कर सकते हैं? आंसर इज नो। दैट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दैट मींस नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जा सकते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटेड फीचर ऑफ पीएम श्री स्कूल्स इनिशिएटिव। PM Shri School was launched on 5th September 2022 and its focus was on basically 14,500 schools। क्या उनमें से चीज नहीं करता है पीएम श्री? क्या नहीं करता है पीएम श्री इनमें से? सो द करेक्ट आंसर वेरी इजीली यू कैन सी इज मैंडेटरी रेजिडेंशियल स्कूलिंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स, है ना। वैसे भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको आप यू भी समझ सकते थे। तो मैंने आपको बताया पहले पहले हम सिंपल तरीके से या बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आंसर इज सी। तो पीएम श्री के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइंड स्कूल्स बनाने हैं। ऐसे 14,500 स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स को आइडेंटिफाई किया गया है और उनको पीएम श्री स्कूल में डेवलप किया जाएगा। हर स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल नहीं बनाया जाएगा। पीएम श्री एक मेंटोर इंस्टीट्यूशन की तरह काम करेगा अपने एरिया के आसपास के स्कूल्स के लिए। और कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में एक पीएम श्री स्कूल होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। अब स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि अगर हम सोशल इश्यूज की बात करते हैं तो सिर्फ स्कीम्स आती हैं या स्कीम्स के ऊपर सवाल आता है। नहीं, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इन सब के ऊपर सवाल आ सकते हैं। इसलिए यह भी ध्यान में रखना है कि एक्सक्लूसिवली स्कीम्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं सोशल इश्यूज की। तो हेल्थ पॉलिसी से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट आपसे पूछी है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ठीक है, इज और आर करेक्ट। इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, कौन सी नहीं, कितनी आपने बतानी है। तो सबसे पहले देखो इसका आंसर क्या है। पॉज करो स्क्रीन को, आंसर लिखने की कोशिश करो। आंसर इज बी, 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो सबसे पहले देखोगे पहली स्टेटमेंट, इट टारगेट्स इंक्रीजिंग पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर अप टू 2.5% ऑफ जीडीपी। ये बिल्कुल सही है। पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर हर साल बजट के अंदर जितना एक्सपेंडिचर आप करते हो उसमें से हेल्थ के ऊपर 2.5% एक्सपेंडिचर होना चाहिए। अभी ये 2% से नीचे ही रहता है आमतौर पे। इट लेज डाउन क्वांटिफाइड टारगेट्स फॉर रिडक्शन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। यस, कौन से ईयर तक कौन से टाइप के नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को रिड्यूस करना है, कितने परसेंटेज से रिड्यूस करना है, ये उसकी क्वांटिफाइबल टारगेट देता है। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये कंपलसरी हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज का मैंडेशन नहीं देता है। इट डज नॉट मैंडेट कंपलसरी हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, बट इट टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, जिसके बाद आयुष्मान भारत योजना आई। ठीक है, तो इसका मतलब लास्ट वाली स्टेटमेंट है गलत, पहली 2 है सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए हैं। एजर्शन, रीजन या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में आता है, यूपीएससी प्रीलिम्स में आता है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 एंड रिलेशन बिटवीन दीज 2 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, नारी अदालत डू नॉट पोजेस द स्टेटस ऑफ जुडिशियल कोर्ट्स। ये है असर्शन यानी स्टेटमेंट 1। दूसरा, नारी अदालत फंक्शन एज कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर मीडिएशन, रिकंसिलिएशन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल। तो दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ए आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो आंसर इज ए, क्योंकि नारी अदालत एक स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा चलाई जाती है अंडर द संबल प्रोग्राम। इसका अंदर नारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो विमेन सेंट्रिक स्कीम्स हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है संबल
विमेन प्रोटेक्शन के लिए और एक है सामर्थ्य विमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो संबल के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आता है ना, वन स्टॉप सेंटर आता है, विमेन हेल्पलाइन नंबर आता है और नारी अदालत आते हैं। तो नारी अदालत जो है बेसिकली वो विलेजेस के अंदर या रूरल लेवल पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आउट ऑफ कोर्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से रिलेटेड है, जिसमें नारी सखीज अपॉइंट की जाती हैं और बाय द पंचायत, एंड फिर वो लोग क्या करते हैं, वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की छोटी छोटी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं आउट ऑफ द कोर्ट, आउटसाइड कोर्ट। इसलिए इसके पास जुडिशियल कोर्ट्स वाली पावर नहीं होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अगेन सिंपल वन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। स्क्रीन पॉज करो, इसको आंसर करो। पूछा गया है परख का परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इस संस्था का क्या काम नहीं है। परख इज अ संस्था दैट इज क्रिएटेड अंडर NCERT एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें से क्या चीज परख नहीं करता है? आंसर इज सी, परख एंट्रेंस एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाता है। एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए देयर इज सेपरेट बॉडी, है ना, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाने के लिए सेपरेट बॉडी है। उस सेपरेट बॉडी का नाम आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दे वो सेपरेट बॉडी कौन सी है जो हायर एजुकेशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट करवाती है। अब परख का काम है असेसमेंट या रिपोर्ट कार्ड्स के अंदर रिफॉर्म लाना। जो अलग अलग बोर्ड्स हैं, अलग अलग स्टेट्स के जो बोर्ड्स हैं, उनके अंदर पैरिटी लेके आना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी स्टेट के बोर्ड का 10वीं का पेपर या 12वीं का पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है, उसमें मार्किंग बहुत टफ होती है, और किसी बोर्ड का बहुत ईजी होता है। तो उसमें ये लोग वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं स्टेट टू स्टेट जाके, ताकि एक यूनिफॉर्म असेसमेंट फ्रेमवर्क तैयार हो सके। और एक रिपोर्ट कार्ड में होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे हो बच्चे की, उसके ऊपर ये लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। तो इनका काम ये है, इनका काम एग्जाम कंडक्ट करवाना नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक स्कीम है जो यूनियन बजट 2025 जो प्रधानमंत्री ने बेसिकली अनाउंस की थी एट द इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे पे प्रधानमंत्री ने स्कीम अनाउंस की थी। ये कौन सी स्कीम है? सबसे पहले तो इसका नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। पॉज द स्क्रीन, है ना, पॉज द स्क्रीन, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड ट्राई टू आंसर। तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ये जो स्कीम है, इट इज इंसेंटिव फॉर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज which is linked to their registration with the EPFO and is released in staggered installment based on service duration and financial literacy. The answer is correct. Under the employer incentive component, job creation in all sectors is supported for 2 years. ऐसा नहीं है। इसमें ना दो कंपोनेंट है, एक इंसेंटिव एम्प्लॉयर को मिलता है यानी कि जॉब देता है, दूसरा इंसेंटिव एम्प्लॉय को मिलता है यानी कि जॉब जो करता है। जो एम्प्लॉयर का इंसेंटिव है उसको आप सेक्टर वाइज डिवाइड करते हो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप 4 साल तक के लिए ये बेनिफिट्स देते हो। स्कीम के अंदर, इस स्कीम के अंदर 4 साल तक के लिए बेनिफिट्स देते हो। पोर्शन ऑफ द इंसेंटिव पेड टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज is mandatorily rooted through a saving mechanism with deferred withdrawal. ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, समझते हैं। ये स्कीम जो है फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज जिन्होंने EPFO को रजिस्टर किया है उनके लिए है। इसमें क्या होता है, वेज सपोर्ट रिलीज किया जाता है 2 इंस्टॉलमेंट में, 6 मंथ्स ऑफ सर्विस एंड 12 मंथ्स ऑफ सर्विस के बाद आफ्टर द एम्प्लॉई कंप्लीट्स अ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। यानी कि बंदे को पता लग जाए कि पेंशन क्या होती है, इंश्योरेंस क्या होती है, सेविंग अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, वगैरह वगैरह। तो इसके बाद आपको पैसा इसके अंदर मिलता है। सो द आंसर ए, स्टेटमेंट ए इज 1 इज करेक्ट। दूसरा मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो एम्प्लॉयर को बेनिफिट मिलता है स्कीम के अंदर, जो एम्प्लॉयर को बेनिफिट मिलता है स्कीम के अंदर, वो 4 साल तक मिल सकता है रादर देन 2 years ओनली। इसके अलावा इसमें जो इंसेंटिव का पोर्शन है वो एक सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट या फिक्स्ड अकाउंट में होता है जो लॉक इन पीरियड के बाद ही आप निकाल सकते हो। ये चाहता है कि एम्प्लॉइज के अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहे, तो उसको वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या कैश ट्रांसफर के तौर पे नहीं देता है। इंसेंटिव्स आर रूटेड थ्रू आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। एम्प्लॉयर इंसेंटिव आर क्रेडिटेड टू पैन लिंक्ड अकाउंट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली इतना टेक्निकल स्टेटमेंट है, आता नहीं है पेपर में, है ना, पेपर में ये आता नहीं है, बट ये ओवरऑल इस स्टेटमेंट को आप इनकरेक्ट ही मानोगे। तो दैट इज द आंसर इज 1 and 3 ओनली। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम,
भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। अच्छा, हमारे प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के अंदर हमने 100 से भी ज्यादा स्कीम्स कवर की है सोशल इश्यूज और स्कीम्स के अंदर, और उसका अभी नेक्स्ट ट्रांच आने ही वाला है सोशल इश्यूज और स्कीम्स का कुछ दिनों में, है ना, और उसमें भी हम और अपडेटेड स्कीम्स को पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ये जो स्कीम है इसमें 3 कंपोनेंट है। आप बता दीजिए कि इसमें से क्या सही लग रहा है। मैं साइड पे खड़ा हो जाता हूं, ऑप्शंस देख लीजिए एंड ट्राई टू आंसर। ठीक है, तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, the scheme aims to make digital textbook and study material available in multiple Indian languages at school and higher education levels। ये बिल्कुल सही है। Scheme is aligned with the objectives of NEP 2020। बिल्कुल सही है। Scheme excludes technical and professional subjects। ये तो बहुत इजी सवाल था ना, ये बहुत इजी सवाल था। जहां पे ज्यादा आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट या एक्सक्लूजन वाली स्टेटमेंट मिल गई, स्कीम एक्सक्लूड्स टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट। क्या टेक्निकल और प्रोफेशनल सब्जेक्ट को आज की डेट में कोई भी स्कीम बाहर रखने की कोशिश करेगा? नहीं रखेगा। तो ये कॉमन सेंस से भी हो जाता। द स्कीम डज नॉट एक्सक्लूड इट बट इट हैज स्पेशल एम्फेसिस ऑन स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड टेक्निकल एजुकेशन इन इंडियन लैंग्वेजेस। तो इस स्कीम का पर्पस ये है कि भारतीय भाषाओं में, इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर डिजिटल रिसोर्सेज प्रोवाइड हो जाए हायर एजुकेशन और स्कूल लेवल की एजुकेशन के लिए। तो बहुत सारी किताबों को ट्रांसलेट करना है, ये इसका पर्पस है, और ट्रांसलेटेड किताबें इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर प्रोवाइड की जानी चाहिए। दैट इज द पर्टिकुलर पर्पस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। इसके ऊपर ऑल्दो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में सवाल पूछा गया था, फिर भी आप देख लो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आप सही स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्क्रीन को पॉज करो, आंसर करो। So first statement, scheme aims to provide 300 units of free electricity per month to eligible household through rooftop solar installations। बिल्कुल सही है। Scheme is a centrally sponsored scheme। Scheme is a centrally sponsored scheme। ये statement गलत है। This scheme is a central sector scheme। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का क्या मतलब होता है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है 100% स्कीम के जो फंड्स आएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे। दूसरा, इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए भी जो मैकेनिज्म होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करेगा, स्टेट इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं करेगा। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है कि जो इसमें स्टेट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी होगी दैट विल बी क्रिएटेड एंड रेगुलेटेड बाय द सेंटर, नॉट द स्टेट। तो इसलिए ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है। तीसरा, स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड कोलैटरल फ्री लोन्स फॉर इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर सिस्टम। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका मतलब 1 and 3 इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत सारी स्कीम्स, मैंने आपको बताया 150 के आसपास स्कीम्स हम अपने प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के अंदर कवर करते हैं और सेक्टर वाइज ढूंढ के निकालते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स प्लस सीसैट सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। हमारे 3 महीने के अंदर अंदर हमारे ये सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे ताकि आपको सफिशिएंटली रिवाइज करने का भी मौका मिले। लुक एट, जस्ट गो टू द वेबसाइट पे जाओ और एक बार चेक कर लो कोर्स को। ठीक है, फीचर्स को चेक कर लो। अब सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये इसके बारे में हमने पढ़ लिया है कि क्या इसके पर्टिकुलर बेनिफिट्स हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने आपको बताया कि सिर्फ स्कीम्स ही नहीं बल्कि आपको जनरली भारत की भारत की जो सोसाइटी है उसके बारे में पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड सवाल आते हैं, है ना। जनरली पॉलिटी में सवाल डाल दिया जाता है, मैंने इसको स्कीम्स में डाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ इट्स कमेंसमेंट। कीवर्ड क्या है? जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ इनमें से कौन सी भाषा 8th शेड्यूल में थी? इसका मतलब आपको यह पता होना चाहिए आइडियली कि कौन सी भाषाएं ऐसी हैं जिनको 8th शेड्यूल में अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। तो अब इसमें से सेलेक्ट करना है कोंकणी और नेपाली। दीज टू वर एडेड बाय द 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 एंड 1971 कह रहा हूं 1992। ठीक है, एंड बोडो डोगरी मैथिली संथली, they were added by 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अब बच कौन सा गया जो ओरिजिनल होगा? वो है कश्मीरी लैंग्वेज। सो कश्मीरी लैंग्वेज वाज देयर इन द ओरिजिनल 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कश्मीरी लैंग्वेज वाज इन द ओरिजिनल 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये जो आपकी
कश्मीरी लैंग्वेज है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी। कोंकणी नेपाली लेटर ऑन 71st से ऐड हुई हैं। और बोडो मैथिली संथली एंड डोगरी वर एडेड लेटर ऑन। ठीक है, कोंकणी और नेपाली के साथ एक और लैंग्वेज ऐड हुई थी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कोंकणी और नेपाली के साथ 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक और लैंग्वेज ऐड हुई थी। क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो कौन सी थी? ठीक है, कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोसाइटी में ट्राइब्स भी रहती हैं। ट्राइब्स में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप एक इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप है। इसके ऊपर स्कीम भी आई है एक, है ना। स्कीम का नाम तो नहीं पूछूंगा, लेकिन आप इसका आंसर बताओ पहले मुझे। विद रेफरेंस टू पीवीटीजीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये आपसे 4 स्टेटमेंट में से करेक्ट वाली स्टेटमेंट बतानी। स्क्रीन को पॉज कर दो, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं, क्वेश्चन देखो, स्क्रीन को पॉज करो। चलो, नेक्स्ट आंसर इज दिस इज ये। ठीक है, ओके, सॉरी आप लोग के लिए। एनीवेज, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर इज द स्टेटमेंट 4, इट इज इनकरेक्ट, है ना। मैंने गलती से क्या किया था, यहां पे लिखा था ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिविंग बीपीएल आर ऑटोमेटिकली क्लासिफाइड एज पीवीटीजी। ये स्टेटमेंट गलत है। आपको जो मैंने क्वेश्चन दिखाया था उसमें ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर ऑटोमेटिकली क्लासिफाइड एज पीवीटीजीज, ये भी गलत ही है। तो ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स, चाहे वो बीपीएल हो चाहे ना हो, वो ऑटोमेटिकली पीवीटीजी नहीं बनती हैं। उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कि ये पीवीटीजी हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। दिस कुड कम आफ्टर रिकमेंडेशन बाय नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसकी रिकमेंडेशन के बाद आ सकता है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी कौन बताएगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो पीवीटीजीज क्राइटेरिया के बेसिस पे, जैसे प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लो लिटरेसी, इसके बेसिस पे आइडेंटिफाई की जाती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट, ये एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है या पीवीटीजी का मेंशन भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बात गलत है, ये बात गलत है। कॉन्सेप्ट ऑफ पीवीटीजी रिकमेंड किया था यूएन देबर कमीशन ने 1961 में जो बना था। यस, बिल्कुल सही है। और आखिरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, वो तो मैंने बता ही दिया। इसका मतलब 1 और 3। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब का कंसेप्ट है। शेड्यूल्ड ट्राइब में से कुछ ऐसी ट्राइब्स है जिनके लो लेवल ऑफ लिटरेसी है, प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, स्टैग्नेंट या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, और काफी कम इकोनॉमिक सबसिस्टेंस लेवल पे वो जीते हैं। इन 4 कंडीशंस के बेसिस पे पीवीटीजी आइडेंटिफाई किए जाते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब अगले क्वेश्चन में देखो, इंटरेस्टिंगली आपको कुछ और चीजें समझ आएंगी। ये डिजिटल लिटरेसी का सवाल है, इसका आंसर कीजिए। प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। दिस इज रिलेटेड टू डिजिटल लिटरेसी। विद रेफरेंस टू डिजिटल लिटरेसी, consider the following statement. State of Kerala is declared as fully digitally literate. Kerala's declaration is based on verification of individuals' ability to use basic digital services. Union Ministry of Education is the authority that certifies states as digitally literate. Digital literacy certification is primarily carried out under PM Disha. तो इसमें से बताओ सही आंसर क्या है? सही आंसर है डी, 1, 2 एंड 4। तो पहली स्टेटमेंट सही है, केरला। दूसरी स्टेटमेंट सही है, केरला के अंदर डिजिटल लिटरेसी जो है वेरिफिकेशन के बेस पे हुआ। तीसरी स्टेटमेंट सही नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या कोई भी संस्था एक्चुअली इज नॉट द अथॉरिटी दैट सर्टिफाइज। इसकी सर्टिफिकेशन की अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं है। डिजिटल लिटरेसी सर्टिफिकेशन जो है वो पीएम दिशा के अंदर, स्कीम के अंदर मिलता है। ठीक है, तो पीएम दिशा के अंदर मिलता है। ये देखो, नो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इट कैन बी सपोर्टेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री बट सर्टिफिकेशन इज नॉट कैरिड आउट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रैप वाला पॉइंट था, ये ध्यान रखना है। इसलिए यूनियन का कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता है कि ये स्टेट डिजिटली लिटरेट है, ये स्टेट डिजिटली लिटरेट नहीं है। पर डिजिटल लिटरेसी के प्रति जो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, इसके अंदर इनिशिएटिव लिया जाता है और इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि एटलीस्ट 1 पर्सन इन एवरी रूरल हाउसहोल्ड इज डिजिटली लिटरेट, है ना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 4। आई होप 10 में से या 11 में से आपके सभी सही हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो एक बार देख लीजिए कि आपने जो सेक्टर्स की स्कीम्स पढ़ी है, जिन सेक्टर्स की स्कीम्स पढ़ी है वो क्या सही है, क्योंकि यूपीएससी जिन सेक्टर्स में से पूछता है वो ज्यादातर हेल्थ, एजुकेशन, पावर्टी एलिविएशन, स्किल डेवलपमेंट, पेंशन या सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड होती है, विमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड होती है। ठीक है, ये 6 जो पैरामीटर्स हैं, अगर इनकी स्कीम्स आपने नहीं पढ़ी है तो दोबारा से पढ़ लीजिए। अब
उल्लास के बारे में सवाल है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसके बारे में सवाल है। सवाल को पढ़िए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। ओके, सो प्रोग्राम जो उल्लास है, पीएम उल्लास, इज बेसिकली अबाउट अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम। तो क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह इंप्लीमेंट होता है? बिल्कुल सही है। क्या ये एडल्ट लर्नर्स 30 इयर्स एंड अबव के लिए है? नहीं, ये कोई भी आउट ऑफ स्कूल या स्कूल ड्रॉप आउट या 15 साल से ऊपर के व्यक्ति के लिए है। नॉट फॉर 30 प्लस बट 15 प्लस। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इसका एक कोर कंपोनेंट है। यस, इस प्रोग्राम में सिर्फ रीडिंग राइटिंग स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाता है, वोकेशनल स्किल्स के ऊपर दूसरी स्कीम्स फोकस करती है? नहीं। पीएम उल्लास का उद्देश्य ही यही है कि एक बार अगर आप लिटरेसी प्रोवाइड कर रहे हो तो उस व्यक्ति में, उस इंडिविजुअल के अंदर ये ज़ील प्रोवाइड कर दो, ये एंथुजियाज्म इन्फ्यूज कर दो कि वो आगे भी पढ़े। इसीलिए उसको बेसिक लाइफ स्किल्स, ठीक है, बेसिक लाइफ स्किल्स, हायर एजुकेशन के प्रति उसको एनकरेज करना और वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रति उसको एनकरेज करना, ये भी इसके इनिशिएटिव्स है या इंटेंशंस है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। 1 and 3 आर द ओनली 2 करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, पीएम उल्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टर्म जोड़ीदार और जजदा समटाइम्स इन न्यूज इज एसोसिएट विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, a local self-governing council regulating social norms among tribal groups, a traditional system of collective land ownership followed in hill regions of North India, a customary practice of polyandry among certain tribal communities of Western Himalayas, a ritual festival marking the transition of adulthood in tribal society. So basically ना कुछ महीनों पहले हिमाचल प्रदेश की हट्टी ट्राइब में से एक न्यूज आई थी कि एक महिला का जो विवाह है वो 2 पुरुषों से हुआ था और वो दोनों पुरुष एक ही परिवार के थे। और इस प्रैक्टिस को, जिसमें एक वाइफ और मल्टीपल हस्बैंड होते हैं, उसको पॉलीएंड्री बोला जाता है। ठीक है, एक वाइफ और एक हस्बैंड और मल्टीपल वाइव्स होंगी तो उसको पॉलीजिनी बोला जाता है, और इस ओवरऑल प्रैक्टिस को पॉलीगैमी बोला जाता है। ठीक है, तो मल्टीपल पार्टनर्स या मल्टीपल अब इसको ध्यान से समझो। पॉलीएंड्री मतलब कि एक वाइफ मल्टीपल हस्बैंड्स, पॉलीजिनी मतलब एक हस्बैंड मल्टीपल वाइफ्स, है ना, और पॉलीगैमी मतलब एक से ज्यादा मैरिज एट वन टाइम। ठीक है, एक टाइम पे एक से ज्यादा मैरिजेस। तो अ कस्टमरी प्रैक्टिस ऑफ पॉलीजिनी या पॉलीएंड्री अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज इन वेस्टर्न हिमालयाज, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो हत्ती ट्राइब एक ऐसी ट्राइब है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, आई एम रियली सॉरी, हट्टी है या हत्ती है, अगर किसी को पता है प्लीज बता दो कमेंट सेक्शन में। तो इस ट्राइब का जो है पॉलीएंड्री का रीजन ये बताया जाता है कि फैमिली प्रॉपर्टी या लैंड जो कि बहुत स्पार्स एक रिसोर्स होता है हिली एरियाज के अंदर, उसका ज्यादा डिवीजन ना हो, क्योंकि अगर ज्यादा नंबर ऑफ फैमिलीज बन जाएंगी, है ना, तो उसका बंटवारा ज्यादा होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये किया जाता है बेसिकली। अच्छा, इस रिपोर्ट के बारे में बताओ अब फटाफट। विद रेफरेंस टू द रिपोर्ट फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इस स्टेटमेंट के बारे में, ये वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के बारे में आपने 4 स्टेटमेंट में से करेक्ट बतानी है। अभी आज बहुत सिंपल सवाल रखे हैं, करेक्ट वाले रखे हैं, इनकरेक्ट वाले तो रखे ही नहीं, मुश्किल वाले चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, तभी कमेंट सेक्शन में 100 के ऊपर कमेंट होंगे तभी तो लाएंगे नया अगला सेशन। तो रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय आरबीआई, बिल्कुल गलत बात, ये रिपोर्ट आरबीआई नहीं बल्कि नीति आयोग ने पब्लिश की है। रिपोर्ट ने विमेन पार्टिसिपेशन इन फॉर्मल क्रेडिट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को एनालाइज किया, बिल्कुल सही है। 2019 से महिलाओं की बिजनेस लोन जनरेशन में पार्टिसिपेशन 14% से बढ़ी है, बिल्कुल सही है। रिपोर्ट विमेन क्रेडिट अवेयरनेस इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज कंपेयर टू नॉन मेट्रोपॉलिटन एरियाज, क्या मेट्रोपॉलिटन एरियाज में महिलाओं की क्रेडिट अवेयरनेस ज्यादा बढ़ी है एज कंपेयर टू नॉन मेट्रोपॉलिटन एरियाज? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली इस रिपोर्ट के अंदर अगर आप देखोगे, तो लोगों के
मानने में ये होता होगा कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में ज्यादा इंक्रीज हुआ, लेकिन नहीं, विमेन क्रेडिट अवेयरनेस इज फास्टर इन नॉन मेट्रोपॉलिटन एरियाज। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है, दिस इज अ गुड इंडिकेटर नीति आयोग की तरफ से। अब आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के अंदर मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड, भारत के अंदर मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड ये 4 स्टेटमेंट है। स्क्रीन को पॉज करो, आराम से 2 मिनट लो, उसको आंसर करो, उसके बाद इसका आंसर देखो। Okay, the Maternity Benefit Act allows maternity leave only for the first 2 children. क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या फर्स्ट 2 चिल्ड्रन के लिए ये लीव मिलती है? अब ये ट्रिक क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने कहीं पे फर्स्ट 2 चिल्ड्रन की लिमिट तो देखी थी, इसका मतलब ये सही होगा। लेकिन ध्यान दो, फर्स्ट 2 चिल्ड्रन के लिए 26 वीक्स की लीव मिलती है, ये बोला गया है। लेकिन थर्ड 4th चाइल्ड के लिए लीव तो देनी पड़ेगी ना, बस वो लीव रिड्यूस्ड होती है 12 वीक्स की। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मैटरनिटी लीव मिल तो रही है, बस उसका ड्यूरेशन कम है। ठीक है, फॉर द 3rd and 4th चाइल्ड। In India, reproductive freedom is recognized as a legal right but not a constitutional right. ये गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की recent judgments में and also earlier judgments of 2009 have multiple times reiterated the fact that reproductive freedom is part of Article 21, that is part of राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो दूसरी स्टेटमेंट भी दोस्तों गलत है। फिर उसके बाद जो तीसरी और चौथी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। 2017 में यह कहा गया कि जिन कंपनीज में, एस्टैब्लिशमेंट्स में 50 से ज्यादा एम्प्लॉय है, उनको मैंडेटरली क्रैश फैसिलिटी अपने ऑफिस प्रमाइसेस के अंदर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज पे लगता है, और अगर महिला ने 80 दिन से कम काम किया है तब उस पर यह अप्लाई नहीं होगा, 80 दिन मिनिमम उसको काम करना पड़ेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर बिल्कुल सही है। तो मैटरनिटी बेनिफिट से लेके एजुकेशन से लेके लिटरेसी से लेके हमने ट्राइब से लेके हमने बहुत सारी चीजें आज के सेशन में कवर की। अगर आप चाहते हो ऐसे और सेशंस हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कम से कम 100 कमेंट मुझे दिख जाए, तो फिर मैं एक और सेशन लेके आऊंगा, 15 और सवाल आपके साथ सॉल्व करूंगा स्कीम्स और सोशल इश्यूज के, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर ये बहुत रेलेवेंट है। और फिर बच्चों को पता नहीं चलता कहां से पढ़ें, क्योंकि इसकी कोई एक सिंगल किताब नहीं होती है। ठीक है, और अगर आप एक ही जगह डेडिकेटेड तरीके से पढ़ना चाहते हो, स्कीम्स को भी, एनवायरमेंट को भी, साइंस को भी, ज्योग्राफी को भी, पॉलिटी को भी, हिस्ट्री को भी, इकोनॉमी को भी, साइंस और आईआर को भी, तो आप एक ही जगह पे पढ़ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। मार्क्स मुझे बता दो कि कितने मार्क्स आए।